हाय दिस इज पारितोष एंड यू वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, ऐसा क्यों कहा जाता है कि गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? अगर आज आप पोर्टफोलियो की बात करो और किसी एडवाइजर से सलाह लेते हो तो डेफिनेटली वो आपके पोर्टफोलियो में ये जरूर बोलेगा कि सर इसमें 5 से 10% एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए। क्यों गोल्ड को एक डाइवर्सिफायर का नाम दिया जाता है? गोल्ड को ऐसा क्यों समझा जाता है कि वो अपने आपके पोर्टफोलियो को हैज करता है? इसका पूरा रीजन प्रूफ के साथ में, डेटा के साथ में मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहां पे मैंने दो पोर्टफोलियो का एनालिसिस करने वाला हूं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। एक मैंने निफ्टी का इंडेक्स खरीद लिया, निफ्टी 50 का। दूसरी जगह मैंने आपका निफ्टी 50 में भी इन्वेस्टमेंट करा, यानी इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करा और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करा। तो एक मेरे तरफ पोर्टफोलियो है निफ्टी 50 का, दूसरी जगह है मेरे पास निफ्टी जिसमें इक्विटी प्लस गोल्ड। निफ्टी में मैंने 70% रखा, 30% मैंने गोल्ड में रखा। अब देखो, ये 30% सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसको समझाने के लिए, गोल्ड की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए इसको मैं यहाँ पे इस 70-30% का रेशो ले रहा हूँ। अपने हिसाब से आप कितने एग्रेसिव हो उसको एडजस्ट कर सकते हो, जो रो डेटा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो पोर्टफोलियो है, एक प्योर इंडेक्स निफ्टी 50, एक दूसरी जगह मैंने 70% इक्विटी में रखा, निफ्टी में ही रखा, निफ्टी 50 में ही रखा, और 30% मैंने गोल्ड में रखा। अब यहां पे क्योंकि देखो, किसी समय इक्विटी काम करेगा, किसी समय गोल्ड काम करेगा, क्योंकि गोल्ड और इक्विटी में नेगेटिव कोरिलेशन है। तो आप देखोगे कि आपका जो पोर्टफोलियो है हर साल उसमें कभी इक्विटी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, कभी गोल्ड का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एलोकेशन भी चेंज होता रहेगा। इसलिए हर साल मैं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी कर रहा हूँ, रीअलाइन कर रहा हूँ दोबारा 70-30 की रेशो में। यानी जब इक्विटी का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया तो मैंने वहां से पैसा विड्रॉ करके गोल्ड में मूव कर दिया और उस पूरे पोर्टफोलियो को 70-30% का फिक्स रखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये डेटा बेसिकली मैंने 2009 से लेके 2021 1 जनवरी 2021 तक का पूरा एनालिसिस करा। लगभग 3000 डेटा एंट्रीज को एनालिसिस करने के बाद इसका कंक्लूजन दे रहा हूं। सिर्फ आपको ये बैक टेस्टेड दिखा रहा हूं कि ताकि आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आपको मदद मिल सके। अगर आपको गोल्ड का एक्सपोजर लेना है या गोल्ड क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए अक्रॉस दी मार्केट टाइम फ्रेम, इसकी ये जरूरी समझ में आए आपको। तो अब जल्दी से वीडियो में एक्सेल की तरफ बढ़ते हैं और वो पूरा डेटा मैं आप लोगों को दिखाता हूं जो मैंने अभी बैक टेस्टिंग करा था। गाइस देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, ये पूरा काम करने में टाइम लगता है और सिर्फ मोटिवेशन के नाम पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ एक लाइक का। तो मेरी वीडियोस अगर पसंद आती है, और ये वीडियो पसंद आती है अभी नहीं, बाद में भी अगर आप ये डेटा देखने के बाद पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और कुछ भी सवाल होगा कमेंट कीजिए, लेकिन लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिए। तो वीडियो में आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पूरा डेटा ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुझे इन दोनों में से कौन से पोर्टफोलियो में ज़्यादा फायदा है। तो गाइस, जैसा मैं आपको बता रहा था, मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 TRI और निफ्टी और गोल्ड 70-30 का रेशो को एनालिसिस करा है। ऐसी लगभग 3000 डेटा एंट्रीज को मैंने एनालिसिस करा। 2009 से लेके 2021 तक का ये डेटा एंट्री आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे मैंने 2009 से लेके पूरा 2021 तक का ये डेटा एनालिसिस करा है, और ये पूरा रो डेटा मैं आप लोगों के लिए दे भी दूंगा। जितनी भी मैंने वर्किंग करी है 2 दिन लगा के, वो पूरी वर्किंग मैं आप लोगों के लिए दे दूंगा, सो दैट आप 70-30 की जगह अगर 80-20 जाना है, 10% रखना है, तो उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सको। हालांकि थोड़ा सा जब कैलकुलेट करो तो थोड़ा सा नंबरों का ध्यान रखना, बाकी ये पूरा एडजस्टमेंट ये एडिटेबल टेबल मैं आपको दे दूंगा। तो देखो, मैंने यहाँ पे गोल्ड का पहले गोल्ड ETF लिया है, मैंने गोल्ड ETF लिया। दूसरी जगह मैंने निफ्टी 50 TRI लिया। गोल्ड का कितना रिटर्न्स है एवरी डे वो करा कैलकुलेट, देन निफ्टी 50 TRI और उसका डेली का रिटर्न्स। अब यहाँ पे जो ये रिटर्न्स है, ये वाला जो पार्ट है, ये है मैंने कि मैंने निफ्टी 50 यानी मैंने सिर्फ इंडेक्स फंड खरीद लिया। अब इंडेक्स फंड में मैंने 1 लाख, मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहा हूँ, कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया आज निफ्टी 50 TRI में। और दूसरी जगह मैंने दूसरा पोर्टफोलियो बनाया जिसमें मैंने 70-30% का रेशो रखा, यानी 70% मैंने इक्विटी में रखा, 30% मैंने गोल्ड में किया। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, यानी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 70-30 का रेशो लिया है। उसका कितना फंड वैल्यू है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें अगर आप निफ्टी 50 TRI में रखते हो, 2009 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे 2-3 चीजें हैं आपको। यहाँ पे मैं रोलिंग रिटर्न्स भी दिखाने वाला हूँ, वोलेटिलिटी भी दिखाने वाला हूँ, ड्रॉ डाउन भी दिखाने वाला हूँ, रिटर्न्स भी दिखा रहा हूँ, ताकि ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए आपको कि हाँ गोल्ड में क्यों रखना चाहिए। तो देखोगे, इस 1 लाख रुपए की वैल्यू 2021, 1 मिनट, काफी बड़ा डेटा एक्चुअली। तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू
अगर आप वो इंडेक्स में रखते, इंडेक्स फंड में रखते, ETF में रखते, निफ्टी 50 लार्ज कैप में रखते, तो उसकी लगभग वैल्यू 1 लाख रुपए की होती, 2,95,730 रुपए अक्रॉस द मार्केट टाइम फ्रेम। डेली रिटर्न्स के बेसिस पे बता रहा हूं मैं। आपने 1 लाख रुपए लगाए, बाय एंड होल्ड, एंड यू रिडीम दिस मनी ऑन जनवरी 2021, 2009 में इन्वेस्टमेंट किया, तो लगभग 11 साल हो गए। ठीक है। दूसरी जगह पोर्टफोलियो है मेरा 70% इक्विटी में, 30% गोल्ड में। मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट करा और एवरी ईयर आई एम रीअलाइनिंग इट टू 70-30 अगेन, बिकॉज कुछ टाइम होगा कि देखो अब जैसे यहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन 67% हो गया इक्विटी में, गोल्ड में 32% हो गया, यानी गोल्ड बढ़ गया तो गोल्ड में ज्यादा हो गया मेरे पूरे पोर्टफोलियो का, तो मैंने उसको दोबारा रीअलाइन करा, दोबारा 70-30 में, यानी रीबैलेंसिंग कर रहा हूं मैं, एवरी ईयर रीबैलेंसिंग कर रहा हूं। तो अगर मैं निफ्टी में 70 और गोल्ड में 30 और उसको रीबैलेंस करता हूं, तो 2009 से 2021 तक की बात यह है कि उसे 1 लाख रुपए की वैल्यू होती 3,23,612। तो ये तो है कि चलो रिटर्न्स के मामले में आपका जो जिसमें गोल्ड है, जबकि गोल्ड आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर का काम करता है। प्योर इक्विटी में ज्यादा रिटर्न्स मिलना चाहिए कंपैरेटिवली, लेकिन गोल्ड और इक्विटी के कॉम्बिनेशन ने आपको ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया होता। ये बात को समझाने के लिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे को वोलेटिलिटी कितनी मिलेगी। देखो वोलेटिलिटी के लिए मैंने चार्ट बनाया हुआ है और ये चार्ट नंबर्स में तो नहीं जाते, नंबर समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा आपको, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा देखोगे तो मैंने यहाँ पे डेटा लगाया हुआ है कि कितना कितना रिटर्न्स है, 70-30% का कितना रिटर्न्स है, और ये वोलेटिलिटी है। आप अगर वोलेटिलिटी देखोगे तो क्लियर वोलेटिलिटी दिख रही है। जो ये रेड वाला पार्ट है, दिस इज द निफ्टी गोल्ड, यानी 70% इक्विटी 30% वाला गोल्ड वाला पोर्टफोलियो 2009 से लेकर 2021 तक का। और जो ये ब्लू लाइन वाला है, दिस इज द प्योर इक्विटी। तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है कि किस में ज्यादा वोलेटिलिटी, आपको क्लियर दिख रहा होगा जो ब्लू वाला है उसमें वेरिएशन ज्यादा है, क्योंकि ये डेली रिटर्न्स का है, ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट में ऑब्वियसली वोलेटिलिटी ज्यादा ही होगी। अब मंथली में करोगे तो वोलेटिलिटी कम होती जाती है, लेकिन फिर भी डेली में, मंथली में, ईयरली में देखोगे, कंपैरेटिवली देखोगे तो आपकी वोलेटिलिटी निफ्टी 50 में ज्यादा है। लेकिन अगर गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में एड ऑन है, क्योंकि यहाँ पे 30% का रेशो ले रहा हूं मैं, तो देखो आप खुद देख सकते हो वोलेटिलिटी कंपैरेटिव टू निफ्टी 50 काफी कंपैरेटिवली कम है। कुछ पीरियड में तो देखोगे आपके माइनस मोर देन -28% रिटर्न्स, -20%, -15, अब मतलब क्लियर, इट इज वेरी मच क्लियर कि रिटर्न्स आपके माइनस में भी थे एक दिन के। इवन कुछ पॉजिटिव में साइड में भी देखोगे तो 10%, 7% रिटर्न भी कमाए। लेकिन कंसिस्टेंसी देखिए, वोलेटिलिटी कहां पर है, वोलेटिलिटी सबसे कम जो आपकी गोल्ड वाले पोर्टफोलियो में, एक क्लियर दिख रहा है। अब इसके बात करते हैं हम रोलिंग रिटर्न्स की। देखो ये रोलिंग रिटर्न्स भी मैंने एनालिसिस करा। रोलिंग रिटर्न्स क्या है कि मैंने 2009 में इन्वेस्टमेंट करा, 5 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करा। मैं 2009 से लेकर 2021 तक अपने इन्वेस्टमेंट को किसी भी दिन कर रहा हूं, अपने उस इन्वेस्टमेंट को 5 साल के लिए होल्ड कर रहा हूं, 5 साल के लिए, निफ्टी 50 में भी और इस वाले पोर्टफोलियो में भी जहां पे 70-30 का रेशो है, दोनों में कर रहा हूं। तो मुझे रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी कहां पर है, मैं चाहता हूं कि मेरा ड्रॉ डाउन कम हो, मार्केट गिरे, मेरा फंड कम गिरे, मेरा रिटर्न्स कम गिरे, मेरे को कंसिस्टेंट रिटर्न मिले और रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिले। तो आप ये सब पूरा रोलिंग रिटर्न है, 5 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न एनालिसिस है, यानी मैं किसी भी दिन निवेश कर रहा हूं, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहा हूं। तो ये चार्ट में दिखाता हूं क्लियर कट आपको कि चार्ट में इसका कंक्लूजन क्या निकला है। तो देखो ये जो स्काई ब्लू लाइन है, दिस इज द निफ्टी 70-30% वाला पोर्टफोलियो, जो ब्लू लाइन है दिस इज द प्योर निफ्टी 50 इंडेक्स। तो आप देखोगे कुछ पीरियड में तो ऑब्वियसली क्योंकि प्योर इक्विटी है तो रिटर्न्स ज्यादा होंगे 5 साल में, लेकिन वहीं कुछ पीरियड में निफ्टी 50 के रिटर्न्स 5 साल में जीरो भी थे। मतलब 5 साल आपने निफ्टी 50 में पैसा रखा और आपने कुछ पैसा भी नहीं कमाया, रिटर्न्स भी नहीं कमाए। कुछ 5 साल के ड्यूरेशन ऐसे भी थे, लेकिन एक भी ड्यूरेशन ऐसा नहीं था जहां पे निफ्टी 70-30 का रेशो है आपका, जहां पे आपने नेगेटिव रिटर्न्स कमाए। कुछ पर्टिकुलर पीरियड में आपने 1-2% के रिटर्न्स कमाए निफ्टी 50 में, पर ईयर के बेसिस पे बता रहा हूं, CAGR की बात करेंगे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहे हैं, क्योंकि रोलिंग रिटर्न आपका 5 साल के रिटर्न्स को कंपैरिजन कर रहा हूं। तो इस 5 साल में भी क्लियर दिख रहा होगा कि कंसिस्टेंसी कहां पर ज्यादा है। कंसिस्टेंसी मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर रहे हो 5 साल के लिए। मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि मेरे पोर्टफोलियो पे कम से कम 8-9% से ज्यादा के रिटर्न मिले किसी भी मार्केट टाइम फ्रेम में, और अच्छे रिटर्न्स भी मिले। कुछ पर्टिकुलर में आपने 80-90% भी रिटर्न्स कमाए एब्सोल्यूट बेसिस पे निफ्टी गोल्ड वाले कॉन्ट्रीब्यूशन में। ऑब्वियसली प्योर इक्विटी में थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन रिस्क भी उतना ज्यादा है। तो वोलेटिलिटी के मामले में भी निफ्टी 50 ज्यादा वोलेटाइल है कंपैरेटिव टू निफ्टी गोल्ड वाले कंट्रीब्यूशन एलोकेशन के साथ में।
रोलिंग रिटर्न्स में भी देख लोगे कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा आपकी, जिसमें निफ्टी और 70-30% का रेशो है वो ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस आपको कि देखो गोल्ड का कंट्रीब्यूशन आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स की बात आते हैं उनके पास सिर्फ ये एक सवाल होता है, एक जवाब होता है कि मैंने इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करा है। इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, डेफिनेटली इंडेक्स इज अ लो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अगर आप लार्ज कैप में जाते हो या आप निफ्टी का इंडेक्स लेते हो, लेकिन गोल्ड का भी कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए क्योंकि गोल्ड एक डाइवर्सिफायर का काम करता है, आपके पोर्टफोलियो को हेज करके रखता है इन द व्हेन द मार्केट फेसेस द ट्रबल। वो बात आपको मार्च में भी समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे मार्च में आपको क्लियर दिख रहा है, मार्च में मार्केट गिरा, निफ्टी 50 ऑब्वियसली रिकवरी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिकवरी देखने को मिली है रिटर्न्स की वो आपके निफ्टी 70-30 वाले रेशो में मिली है, आपको क्लियर कट दिख रहा है। तो इसलिए डाइवर्सिफायर का काम करता है गोल्ड में। अब आपको 10% रखना है, 15% रखना है, 20 रखना है, 30% रखना है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने एग्रेसिव हो, कितने कंजर्वेटिव हो, ठीक है, और कितने समय है आपके पास अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए। तो अगर सपोज करो कोई भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल हो, लॉन्ग टर्म हो, आपका शॉर्ट टर्म हो, शॉर्ट टर्म आई वुड नॉट से कि गोल्ड में करो, हाँ, बट अगर आपका कम से कम 7 साल 8 साल 10 साल का पीरियड है तो गोल्ड में आपका एक्सपोजर होना चाहिए, चाहे गोल्ड का प्राइसेस ज़्यादा हो चाहे गोल्ड का प्राइसेस कम हो, क्योंकि गोल्ड एक हेजिंग का काम करता है आपके पोर्टफोलियो में। अब देखो इसी तरीके का कि भाई अब अगर ये सवाल उठता है कि सर मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ, क्योंकि ये तो मैंने एक्सेल पे कर लिया रीबैलेंस एवरी ईयर, आप तो हर साल रीबैलेंस नहीं करोगे ना। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे, मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे जैसे कि मैं आपको स्मॉल केस का दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं स्मॉल केस को नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि इक्विटी गोल्ड का पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ है। आई थिंक फंड्स भी मिलेंगे ऐसे आपको, उसमें आपको क्या करना होगा, ETFs खरीदने होंगे, अलग से ETF खरीदोगे आप और गोल्ड का ETF अलग खरीदोगे, लेकिन आपको रीबैलेंसिंग करनी होगी। यहाँ पे इक्विटी एंड गोल्ड का ऑलरेडी ये स्मॉल केस बना हुआ है और यहाँ पे 70-30% का रेशो है, हर क्वार्टर में ये रीबैलेंस कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो अगर आप जानना चाहते हो तो देख सकते हो, ये बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा और इस पूरी एक्सेल का भी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मेंशन कर रहा हूँ आपकी समझ के लिए। आप इसको रीएलोकेट कीजिए, इस पर वर्किंग कीजिए, समझिए, और आपको ये जितना वर्किंग अच्छे से समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि गोल्ड कितना जरूरी है। तो खैर आज के लिए इतना ही था। अब देखो दोस्तों, मैं फिर वीडियो में आगे खत्म करने से पहले आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, प्लीज़ वीडियो पे लाइक जरूर कीजिए। आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी मेरी वर्किंग की कितनी मेहनत लगी होगी इस पूरे डेटा को बनाने में। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आपको बताया बाकी लोगों की तरह और कि अभी 10% एलोकेशन रखो गोल्ड में या 15% एलोकेशन रखो और बता दिया। रीजंस क्या है, उसके स्पेसिफिक रीजंस क्या है, डेटा के साथ में मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया है, बताया है। हालांकि ये पूरा डेटा भी मैं रो डेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी आप अपनी कोशिश कर सकते हो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर कीजिए। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस की वीडियोस बनाता रहता हूँ अपने चैनल पर, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, तभी तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो खैर आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।